नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जिसे हमने डेडिकेट किया है राजनीति को, हमारे इर्द गिर्द चलने वाली राजनीति, जिसमें हमारे नेतागण, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से हमें 75 साल से वायदे करती आ रही हैं, हमारे नेतागण जिस तरह से भी चुनावों से पहले अपनी छवि के लिए, अपने चुनाव जीत के अभियान के लिए जिस तरह से वादे करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र के रूप में अपनी शपथ उठाते हैं, उन सब का क्या हश्र है, किस तरह के असर हैं, इन सब को लेकर यह प्रोग्राम राजनीति को, अर्थनीति को, अर्थशास्त्र को डेडिकेट किया हमने। और इसमें हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंह भी साहब का हम स्वागत करें। इससे पहले आपसे हमारा आग्रह है कि जिस तरह की राजनीति अब आपको दिखाई देने वाली है, 2024 के आम चुनाव सन्निकट आने वाले हैं और राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इस बीच में होने हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां किस तरह दांवपेच खेलने में लग गई हैं, किस तरह की तैयारियां कर रही हैं, उन तैयारियों से क्या असर होने वाले हैं और जनता के सामने अब किस तरह से नए वादों के रूप में नई श्रृंखला परोसी जाएगी, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ चंद्राजी सिंह भी रहेंगे और सिंह भी साहब से हम जानेंगे कि देश में क्या चल रहा है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मध्य में क्या चल रहा है और उनके गृह राज्य राजस्थान में किस तरह की गतिविधियां हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। अब हम चंद्राजी सिंह का स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सिंह साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर होने जा रहा है उदयपुर में, जो राजस्थान में ही है, और अगले 13 से 15 मई के बीच में यह चिंतन शिविर होना है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित कैबिनेट के भी काबीना लोग वहां मौजूद थे। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर में क्या मंथन करने जा रही है और इस मंथन से किस तरह का अमृत निकालने जा रही है? कांग्रेस की डब्ल्यूसी की मीटिंग एक मिनी मंथन होता है, पर होता जाता कुछ नहीं है। वही हम तो जाकर के माँ बेटे जिंदाबाद हो जाते हैं, कोई चिंतन का अर्थ होता नहीं है। कांग्रेस के हर CWC की बैठक को मैं मिनी चिंतन शिविर मानता हूं, पर वहां एक दो आदमियों की पंचायती चलती है और शिविर का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं आपसे बताऊं, चिंतन शिविर जो उदयपुर में हो रहा है, हर चिंतन शिविर के 3 मकसद होते हैं। एक तो विगत में हुआ है उस पर चर्चा करना, तो चर्चा तो बेमान लिया। 5 स्टेटों में कांग्रेस बहुत बुरी तरह पराजित होकर के चारों खाने स्थित हो चुकी है, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान में थूक फलीता तू में और आपसे लड़ाई शरण सीमा पर है, इसके बारे में चिंतन करने का कोई अर्थ नहीं है। और एक भविष्य में, भविष्य के बारे में क्या चिंतन करोगे आप? आपके 20-25 हजार MLA राजस्थान में आने नहीं है, देश का कोई प्रांत में आपकी सरकार बननी नहीं है, क्या चिंतन करोगे? चिंतन करने का विषय भी तो होना चाहिए, चिंतन का मुद्दा होना चाहिए, चिंतन के अंदर क्या प्राप्ति है वो होना चाहिए। अगर रावण ने मेघनाथ की मृत्यु के बाद भी चिंतन शिविर किया होता तो आगे के लिए लंका बच जाती, पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए चिंतन शिविर का कोई अर्थ नहीं है। असल में चिंतन शिविर है ही नहीं, ये पश्चाताप और चिंता शिविर है। पश्चाताप की आज तक आपने ऐसा कुछ किया क्यों नहीं जिससे लोगों का मन जीतते? पश्चाताप इसलिए जब करने से कुछ होगा नहीं, जो होना वो तो हो चुका। आपके चिंतन शिविर का क्या अर्थ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या चिंतन करोगे आप? चिंतन में प्रस्ताव आएंगे, G20 का मुद्दा आएगा और मुद्दे आएंगे, प्रांतों के चुनाव आएंगे, प्रांतों का नेतृत्व आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। समझे आप? होना जाना नील, इस प्रकार की बात होने वाली है। इस चिंतन शिविर का कोई अर्थ होगा, मैं इसे नहीं मानता। असल में ये चिंतन शिविर है ही नहीं, ये तो कांग्रेस का चिंता शिविर है। कांग्रेस को चिंता है कि पिछले 5 चुनाव में जो दुर्गति हुई है उससे ज्यादा दुर्गति आगे होने वाली है। इसके संबंध में चिंता करने के लिए ये शिविर बुलाया गया है। इस शिविर में कुछ हाथ दामा जरा नहीं है, वही 4 लोग, वही चंद बातें, वही नेतृत्व, वही निशाना, वही शिरकत,
वही शिकायत, वही मुद्दे और वही विचार और प्रस्ताव, लेना देना नील, जीरो रिजल्ट। और इस चिंतन शिविर के बाद आप मेरा एक इंटरव्यू और लेना, मैं बता दूंगा कि जो मैंने कहा वो सही हुआ। क्या आप चिंतन शिविर करोगे? किस बात की चिंतन शिविर करोगे आप? क्यों आ रहे? क्यों तो मालूम है आपको क्यों आ रहे हो? आगे क्या होगा ये भी आपको मालूम है। होना जाना क्या है? हर प्रांत में ग्रुपिज्म है, झगड़े हैं, रास्ता में तो बहुत ज्यादा है। इस चिंतन शिविर में आप क्या करोगे? सचिन पायलट और गहलोत की दोस्ती करा दोगे? कराओ, मेरी चुनौती है, आप ऐसा नहीं करा सकते। इस चिंतन शिविर का कोई अर्थ ही नहीं है। ये चिंतन शिविर तो उदयपुर में आकर के घूमने फिरने, मौज मस्ती और सैर सपाटे का शिविर बन के रह जाएगा। आना जाना कुछ है नहीं, मिलना कुछ है नहीं, परिवर्तन होना नहीं है, प्रस्ताव आने नहीं है, मुकम्मल होना नहीं है, आते सुधरनी नहीं है। इस प्रकार की दुर्गति के बाद भी चिंतन शिविर का केवल एकमात्र मकसद होगा, आओ भाइयों बैठो, चाय पियो, सैर सपाटा करो, उदयपुर घूम लो, एक दूसरे की बात सुन लो, एक दूसरे की बात कह दो और उसके बाद में गुड बाई। ये होगा चिंतन शिविर। तो आपने ये तो ठीक कहा है कि कांग्रेस जो चिंतन शिविर कर रही है उसमें चिंता ज्यादा रहेगी कांग्रेस के सामने, और ये बात सही भी लगती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों राज्यों के चुनाव में जो गति बनी है और जिस तरह से पार्टी में भी अंदरूनी जो बयानबाजी चल रही है, भीतरघात सा भी माहौल है, और विभिन्न राज्यों में भी जो यूनिट्स हैं उनमें भी कोई एका नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि गांधी परिवार के उदयपुर में आने से, यानी सोनिया गांधी जो कि प्रमुख लीडर हैं कांग्रेस की, उनके यहां आने से और ये जो वरिष्ठ नेताओं के साथ में मीटिंग मंत्रणा होनी है, इससे एक जो जोड़ का काम है पार्टी में, ये हो सकेगा आगे के लिए, आगे की रणनीति के लिए। इसमें क्या लगता है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हो? जोड़ नहीं होगी, उल्टी तोड़ होगी। इस चिंतन शिविर में ये फिर प्रश्न उठेगा कि अध्यक्ष कौन होगा, राहुल की स्थिति क्या होगी, प्रियंका की स्थिति क्या होगी, राजस्थान में क्या होगा, सचिन की स्थिति क्या होगी, गहलोत की स्थिति क्या होगी, चुनाव की स्थिति क्या होगी, कहां हम जीत सकते हैं, कहां हम हार सकते हैं। ये तो उल्टी झगड़े पैदा करने वाली बातें हैं। देखिए, न तो परिवर्तन होगा नेतृत्व में, राजस्थान में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डाउटफुल है। दिल्ली में होगा नहीं, ये तय है। वही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, तीनों का नाम होगा। अगर इनके आने से ही उदयपुर के अंदर कांग्रेस की स्थिति सुधर जाती तो पांचों स्टेटों के अंदर सर्वनाश होता ही नहीं। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसका कोई असर होने वाला है। ये चिंतन शिविर केवल चिंता व्यक्ति का शिविर है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई फायदा होगा नहीं, मगर एक फैल सपाटा हो जाएगा। उदयपुर अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया झीलों का शहर है, लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ खड़गे से लेकर के और दिग्विजय से लेकर के सारे लोग आएंगे, पर इनमें से किसी की हैसियत और औकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को राय देकर के परिवर्तन करने की नहीं है। इसलिए इस चिंता शिविर का नाम मैंने चिंता शिविर दिया है। जी, तो अब कांग्रेस की बात हम कर चुके हैं, अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी के मामले में एक स्पेसिफिक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने जो नेता हैं उनको ये कहा बताया कि वो पर्सनल लॉबिंग ना करें अपनी कैंडिडेचर के लिए, अपनी उम्मीदवारी के लिए, जो कि ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवारी होगी, और चीफ मिनिस्टर पद की उम्मीदवारी के लिए वो अपनी लॉबिंग ना करें, ऐसे निर्देश भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। क्या ये सही है? आपको भी इसका पता है? और दूसरा, इसका असर क्या देखते हैं आप एक बात बताइए, जिस दिन ये आदेश दिया गया उसके पहले मोदी जी ने भी एमपी की मीटिंग के अंदर दिल्ली में ये बात कह दी थी। वहां केजरीवाल जी भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। क्या असर हुआ उसका? क्या पर्सनल लॉबिंग बंद हो गई? अभी भी वसुंधरा जी राज्यपाल से मिलकर आई है, अभी इन्हीं दिनों की बात है, जगह जगह मीटिंगें हो रही है, अपने अपने समर्थकों को लोग ले जा रहे हैं। हाँ, इस दौरान में मैं एक बात आपसे कहना भूल गया, जो कांग्रेस का प्रश्न आपने किया था उसमें एक प्रश्न आपका रह गया, वो अब मैं चाहता हूं जोड़ लूं। शांति धारीवाल ने ये, मैं आऊंगा उसके ऊपर आपसे वो मैं तो जानूंगा। आप एक बात मान करके चलिए, कोई कुछ भी कहे, पर्सनल लॉबिंग खत्म नहीं होगी। हर आदमी अपने मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करेगा, अपनी ताकत दिखाएगा, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, कोई शरीफ होगा एकाध, वो चुप रहेगा। गुलाबी जैसे आदमी खामोश रहेंगे। हर आदमी ट्राई करेगा, हर आदमी कोशिश करेगा अपने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने समर्थकों को जुटाने की,
उनके साथ दौरा करने की, उनके साथ मीटिंगें करने की, उनके साथ यात्रा करने की, उनके साथ प्रस्तावित होकर घूमने की, और मुझे प्रस्ताव देकर कहेगा देखिए आई एम कॉम्पिटेंट, मैं योग्य हूं। ऐसा कुछ है नहीं। मोदी जी आपकी बात को मान लेते तो सारे लोग चुप हो जाते। आप बताइए, आपके आदेश और पार्टी के आदेश के बाद कौन सा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है जो प्रयास नहीं कर रहा है? क्या ओम बिरला जी के समर्थक उनके लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या हर जिले से उनका प्रचार नहीं हो रहा है? बोलिए तो, आप मुझे बताइए ना, कौन से व्यक्ति की बात रही है? राजेंद्र राठौड़ जी ने जन्मदिन पर कितने रक्तदान शिविर किए? क्या यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था? कोई नहीं मानता है। अपना निजी स्वार्थ आता है, वह हाईकमान के आदेशों की अवहेलना हो जाती है, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अब ठीक है, दिया कुमारी जैसे एक आध कोई शरीफ लोग हैं, वो इस आदेश को मांग करके चुप बैठ जाते हैं, पर उनको लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ को लॉबिंग की जरूरत नहीं है। उनकी लॉबिंग जनता खुद करती है, उनकी लॉबिंग व्यक्ति करते हैं, उनकी लॉबिंग कार्यकर्ता करते हैं, उनकी लॉबिंग पार्टी के आम साधारण लोग करते हैं, उनकी शराबत करती है, उनकी खामोशी करती है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस आदेश का कोई अर्थ नहीं है। ये आदेश अर्थहीन अर्थ है, ये व्यर्थ का है आदेश है। इस आदेश की अवहेलना होगी, कोई मानेगा नहीं, और जो मुख्यमंत्री पद की आधा दर्जन है वो सब दूल्हे की ड्रेस पहनकर, सर के ऊपर मुकुट पर कलंगी बांधकर ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे वो कल ही जाकर के ओत लेने वाले हो। जी, तो अब आपने जो जिस तरफ हिंट किया है, जो कि पिछले सप्ताह चर्चा में भी रही है ये बात, और इसके ऊपर आए, लेकिन इसका एक बैकग्राउंडर के तौर पर हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की जितनी भी सरकार, 2 राज्यों में जैसे सरकार चल रही है, और बाकी जो 3 राज्यों में समर्थन से जो सरकार है, इसमें भी संबंध कोई अच्छे नहीं है। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि झारखंड में भी कांग्रेस का जो समर्थन है वो हेमंत सोरेन की जो सरकार है वहां पर, उसका और इनका तालमेल बिगड़ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और कभी भी वो सरकार गिर सकती है, इसके भी संकेत आ रहे हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान में पिछले करीब 1.25 साल से चल रही है, जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के बीच में पहले खींचतान रही है, और सचिन पायलट ने बगावत भी कर दी थी और एक अलग गुट भी बना लिया था। उसमें सरकार के सामने संकट भी आ गया था, सरकार गिर भी सकती थी, लेकिन किसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए सरकार बचा ली। लेकिन अभी भी अंडर करंट कायम है, और दोनों नेताओं के बीच में, जैसा कि अभी चंद्राजी सिंह भी ने भी इशारा किया कि दोनों नेताओं के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और कोई शक्ति कांग्रेस में ऐसी नहीं है जो कि दोनों नेताओं के बीच में इस संबंध को ठीक करा दे। लेकिन पीछे दिनों जिस तरह से सचिन पायलट दिल्ली गए, सोनिया गांधी जी से मिले, और इस मीटिंग के बाद ये कयास लगाए गए कि अशोक गहलोत को हटाया जा सकता है और सचिन पायलट को पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि इसके संकेत अभी तक कोई खुलेआम नहीं है, कयासबाजी जारी है, और अशोक गहलोत ने जिस तरह से हिंट दिए हैं उससे ऐसा लगता भी नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत के एक खासम खास कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से कमान संभाली और गुलाब चंद कटारिया के उस बयान का एकदम कड़ा प्रतिरोध किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगला जो चुनाव होगा राजस्थान विधानसभा का, वो भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही होगा, और चेहरा भी अशोक गहलोत ही रहेंगे। क्या लगता है आपको कि शांति धारीवाल ने ये किस परिस्थिति में ये बात कही है और क्यों कही है? शांति धारीवाल को मुझे लगता है सपने के अंदर सोनिया जी ने अपने अधिकार दे दिए कि भाई मेरे को बोलने की जरूरत है, तू ही बोल। तो शांति धारीवाल ने सपने में सोनिया जी से अधिकार ले लिए, क्योंकि ये जो घोषणा की गई ये तो केवल सोनिया गांधी ही कर सकती थी। कौन लड़ेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन नेतृत्व में बाजी रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला तो कांग्रेस हाईकमान करता है। शांति धारीवाल को ये अधिकार किसने दे दिया? और फिर शांति धारीवाल अगर अशोक गहलोत के लिए बोलते हैं तो ये एहसान का बदला चुकाना है। गहलोत ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो अगला यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल ही बनेगा। इसे शांति धारीवाल कह सकता है? ये तो टिट फॉर टैट का सिद्धांत है। तुमने मेरे को कहा, मैंने तुझे कहा, तूने मेरी दाढ़ी कुतलाई, मैंने तेरी दाढ़ी कुतलाई, ये है। इसके अलावा मैं इसे महत्व नहीं मानता। शांति धारीवाल को तो स्टेट लेवल के अंदर भी पहले 5-6 नेताओं में नहीं गिना जाता है, इसलिए उसकी बात को मैं महत्व नहीं देता। वो बोलता रहे, फैसला तब होगा जब सोनिया कहेगी कि अगला चुनाव केवल अशोक गहलोत के नेतृत्व में होगा, ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब मैं उसे महत्व दूंगा। शांति धारीवाल की बात को महत्व देना मैं नहीं उचित मानता, क्योंकि शांति धारीवाल स्वयं एक मंत्री पात्र है। वो सरकार का फैसला नहीं करते हैं, पार्टी का फैसला नहीं करते हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री इसका फैसला नहीं करते हैं, इसलिए इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। राइट।
तो अब हम, चूंकि बात जब राजस्थान की चली रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी चल रही है, तो हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव हुआ और आगजनी की घटनाएं हुई, हिंसा हुई, और यह भी सामने आया है, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके अनुसार यह भी पता चलता है कि वहां पर कानून व्यवस्था नाम मात्र की भी नहीं रही और पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। क्या लगता है आपको कि ये जो माहौल बना है इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले के ऊपर भी इस तरह का नियंत्रण नहीं रख पाए कि वहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं? राजस्थान में हालांकि कई जगह पर इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, लेकिन जोधपुर चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर जिले से होती है और उनके पुत्र ने भी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का अपने ही इलाके पर ये जो नाकामी रही है पुलिस प्रशासन की, ये किस तरह से देखते हैं आप? ये तो दुख की बात है। अशोक गहलोत और हम दोनों एक ही जिले के हैं, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अशोक गहलोत का प्रभाव और अशोक गहलोत की पकड़ जोधपुर में कितनी है, ये तो उनके पुत्र के रिजल्ट में 3.5 लाख वोट से आगे बात मालूम हो गया था। मगर वहां पकड़ की जरूरत नहीं है, वहां मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्रालय की शक्ति का प्रयोग करके अशोक गहलोत को इस झगड़े को जन्म नहीं देना चाहिए था। एडवांस में उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। सीआईडी और इंटेलिजेंस से पता लग जाता कि वहां झगड़ा होने की संभावना है, इस प्रकार वातावरण बिगड़ेगा, तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य था कि वो उसे रोकते, और वो जरूर रोकते अगर उनको जानकारी होती, पर उनको जानकारी नहीं थी और ये दंगा हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, इससे कोई अच्छा चीज नहीं आने वाला है। इससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी लाभ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है और उनकी भावना ये कभी नहीं रही होगी कि वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा हो, मगर हो गया। अब इसको रोकना चाहिए, भविष्य में इस पर ताला लगाना चाहिए, ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के पद का उपयोग करते हुए पुलिस को, बीएसएफ को, सीआरपी को इस बात के लिए मुस्तैद कर देना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं हो। ये घटना दुखपूर्ण है, ये घटना गलत है, जोधपुर के लिए अपमानजनक है, मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक है, सभी पार्टियों के लिए शर्मनाक है। तो आप, चूंकि आपने अभी बताया कि आप भी स्वयं जोधपुर से ही आते हैं और राजनीति में भी आप विभिन्न सरकारों के समय में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, महत्वपूर्ण पोजीशंस पर भी रहे हैं, ऐसे में जोधपुर को लेकर यदि हम आपसे जानना चाहें कि वहां पर किस तरह का अब माहौल है, वहां पर हिंदू मुस्लिम जो माहौल है इस वक्त, और चूंकि बॉर्डर के नजदीक का जिला है, ऐसे में वहां आज की तारीख में किस तरह की स्थिति पाते हैं आप और कितना गंभीर है ये मसला? क्योंकि वहां पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की काफी कुछ बताई जाती है, लगभग 15 से 20% की जनसंख्या उन लोगों की है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बॉर्डर के नजदीक का ये इलाका यदि इतना संवेदनशील है, जहां जहां पर भी ये बात देखने में आती है कि जहां जहां पर भी मुस्लिम इलाके ज्यादा हैं, उन इलाकों को हमारे यहाँ संवेदनशील इलाका माना जाता है, सेंसिटिव इलाकों के तौर पर पुलिस में भी और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी उनको सेंसिटिव इलाके के रूप में मानती हैं। तो ये सेंसिटिव इलाके भारत देश के अंदर इतने ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि जोधपुर जो है वो सीमा के नजदीक के जिले हैं, जिलों में एक है, ऐसे में क्या माहौल पाते हैं आप वहां पर? नहीं, सीमा के नजदीक होने का कोई अर्थ नहीं है। जोधपुर कोई प्रो पाकिस्तानी नारा नहीं है। जोधपुर पूरा हिंदुस्तानियों का है, पूरा भारतवर्ष का गुलाम है, भारतवर्ष का भक्त है। इसलिए वहां के मुसलमानों पर मैं इस प्रकार का गंदा आरोप नहीं लगाता। पर हाँ, जाति समीकरण है, उनकी जाति का अपमान हुआ तो उन्होंने, जब क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने रिएक्ट कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वो जानते थे लाख करो, अगर 15-20% है तो 80% तो गैर मुस्लिम है, ये होना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं मानता। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर के नजदीक हो या न हो, ये केवल जाति विद्वेष और धार्मिक संघर्ष और धार्मिक सुपीरियरिटी और धार्मिक कॉम्प्लेक्स का झगड़ा कहा जा सकता है। इसको अंतरराष्ट्रीय से नहीं जोड़ा जाता, इसको बॉर्डर से मैं नहीं जोड़ता, और बॉर्डर के लायक जोड़ने लायक ये मतलब है भी नहीं। पर जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, आखिर हिंदू बहुसंख्यक है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके कार्यक्रम में जो रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अमित शाह जी जैसी ब्राह्मण नेता के मुंह पर अगर कोई काला कपड़ा बांध के झंडा लगाएगा तो प्रतिक्रिया तो होगी। प्रतिक्रिया की पहली क्रिया होती है, क्रिया को रोक दिया जाए तो प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस क्रिया को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है,
खास तौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वहां के रहने वाले हैं, उनके और उनके साधनों की है, उनके संपर्कों की है, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। जी, तो अब हम कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे। ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और रख लीजिए, फिर हम कार्यक्रम को कंक्लूड करें। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि जब कोई भी पार्टी के वरिष्ठतम नेता पार्टी के आदेशों की अवहेलना करें, कांग्रेस में सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना करते हुए सचिन और गहलोत की लड़ाई नहीं रुकी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राजनीतिक आदेशों की अवहेलना करते हुए मुख्यमंत्री के दावेदारों ने अपना प्रचार बंद नहीं किया, इस अनुशासनहीनता को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों का हाईकमान बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिनकी बात और आदेश की अवहेलना अब कार्यकर्ता पार्टी का कर सकता है। जी, तो आपने आज जो हमारे सामने मुद्दे थे उसके ऊपर बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा है, और आपने सुना चंद्रराज सिंह भी राजनीति के चाणक्य, राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले। आज जो भी मुद्दे हमारे सामने थे उसके ऊपर चंद्रराज जी ने अपने विचार रखे हैं। चंद्रराज सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। ये कार्यक्रम हम आपके लिए स्पेशली इसलिए लेकर आते हैं कि आस पास में आपके इर्द गिर्द किस तरह की राजनीति है, किस तरह से माहौल में गर्माहट आती है, किस तरह से राजनेता अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और पार्टी आला कमान, पार्टी हाई कमान किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से वो अपनी स्थिति को आगे के चुनाव के लिए कमर कसने के लिए तैयारी करते हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हमने बातचीत की है, और हम आपसे एक आग्रह और करेंगे कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।